हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की न्यू सीरीज जिसका नाम है कैटलिस्ट सीरीज। कैटलिस्ट सीरीज हमारी सीबीएसई क्लास 10th की है। ठीक है, इसमें हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उस सबको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस सीरीज में कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर नई वीडियो क्रिएट करेंगे, कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अब बेसिक पर्पस क्या है इस सीरीज का? इस सीरीज का बेसिक पर्पस है कि हमारे जो लो एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, उनके लिए वो इस सीरीज से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी वीडियोस को देख के केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, और अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की केमिस्ट्री। ठीक है, सी तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं हम वो देखेंगे। देन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या उसकी खूबियां होती हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो अपना कलर चेंज करता है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लर्न करेंगे। बैलेंस केमिकल फॉर्मूला, हमारा जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं जब वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट की हेल्प से जब वो प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनके अंदर जो एटम होते हैं कैसे चेंज होते हैं, या कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, दोनों साइड बराबर होते हैं या कम होते हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा क्या है? मिल्क है। मिल्क दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने लिखा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे हम लोग अगर अपना मिल्क जो दूध है वो अगर हम किसी भी टाइम अपने क्या घर पे विदाउट फ्रिज के रख देते हैं, मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो खराब हो जाता है। खराब होता है कुछ टाइम के बाद क्या कर्ड में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है, दही में। ठीक है, अगर उसमें आप थोड़ा दही ऐड करोगे तो और बढ़िया दही बन जाएगा, वरना ऐसा करोगे तो खराब हो जाएगा, तो किसी काम का रहेगा नहीं। तो इसीलिए तो ऐसे हमारा जो मिल्क है रूम टेम्परेचर पे समर्स में अपनी क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। भाई पहले मिल्क होता है, मिल्क सब किस में बन गया, कर्ड में बन गया। तो जो उसका मिल्क है, जो दूध है, दूध जब दही में बदला तो ये क्या हुआ, उसके चेंजेस को क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसने चेंज किया। किसकी वजह से चेंज किया? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। हाँ देखो, ये सबसे बढ़िया हॉस्टल के बच्चों के लिए है। क्या? एन आयरन तवा या पैन बेस इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जो सबसे ज्यादा हॉस्टल के बच्चे करते हैं। ठीक है, जब तक अगले टाइम का खाना नहीं खाएंगे उससे पहले पिछले टाइम का खाए हुए खाने की प्लेट धोएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे प्लेट धोई नहीं, क्या हुआ, उसके ऊपर क्या लग गया, फंगस लग गया या कोई लेयर डिपॉजिट हो गई। उस लेयर्स को भी हम क्या बोलते हैं, क्लीन पेन से कुछ उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाना। हमने खाना छोड़ दिया समर में अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हो गया, उसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमने खाना अगर छोड़ भी दिया है रूम टेम्परेचर पे समर में, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस की वजह से खाना क्या होता है, खराब हो जाता है, स्मेल करने लगता है, खराब होता है, स्मेल करता है। सेम चीज, अब जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे हम खाना फ्रिज में रखते हैं। बेटा जब आप फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज का टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो केमिकल रिएक्शंस का एटमॉस्फेयर से, रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर से, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें। रूम टेम्परेचर पे हमारी जो पेन है, हमने खाने के कोई भी खाने वाली चीज अगर रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रख दी, जो हमें पता है खराब हो जाएगी, तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से अपने अंदर चेंजेस लाती है, और वो फिर क्या होती है, उसमें या इस टाइप की चीज में चेंज हो जाती है जिसको हम खा नहीं सकते, स्मेल आती है। ठीक है, फूड इज कुक्ड, खाने का पकना भी एक केमिकल रिएक्शन है। भाई खाने को हम पहले क्या करते हैं, सबसे सिंपल खाना है। ठीक है, खाने को हमने फिर बनाया, प्रिपेयर किया, धोने के बाद मसाले वसाले डाल के बढ़िया सा तेल वेल डाल के छौंक दिया, तुमने छौंका लगा दिया बढ़िया एकदम। फिर रायता और बना लिया आलू के साथ में, आलू में मट्ठे के रायते, मट्ठे के आलू, मज़ा आ गया खाने में पूड़ी के साथ।
खाना नहीं है, ये आ जाना है वापस। तो ये खाने का पकना, फूड का कुक होना भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखो in all the above situation the nature and the identity of initial substance have somewhat changed। देखो अभी हमने जितनी भी एक्टिविटीज देखी उसमें क्या होगा, जो इनिशियल स्टेज पे जो चीजें हमें मिल रही थी वो समहाउ चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही हो, खराब होने की वजह से चेंज हो रही हो, केमिकल रिएक्शंस की वजह से चेंज हो रही हो, लेकिन समहाउ वो चेंज हो रही है अपनी इनिशियल स्टेज से। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज अकर होता है, मतलब पाया जाता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जब भी केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई भी चेंजेस किसी भी इनिशियल सब्सटेंस में आए और आने के बाद वो चीज़ बदल गई, चेंज हो गई, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, किसी भी एक इनिशियल सब्सटेंस है उसका किसी और सब्सटेंस में चेंज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल्स होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कितनी सिंपल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, देखो अब लाइक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। लाइक कोई यंग होता है, कोई ओल्ड एज में आता है, कोई एडल्ट होता है, कोई किड्स होता है, फिर उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी को भाई खाने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, कोई ऐसा होता है कि जिसको मनाने में मज़ा आता है कि उसको मनाते रहो भाई, उसे उसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हर तरह के ना हमारे जो हम ह्यूमंस भी होते हैं, तो हम लोग के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी अपनी कुछ अलग पहचान होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारी केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पहचान है, कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो गई है, या केमिकल रिएक्शंस के चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, चेंज इन स्टेट। सबसे पहला हमारा चेंज इन स्टेट। अब देखो चेंज इन स्टेट में क्या होता है कि जैसे वाटर है, वाटर अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको हम फ्रीजर में अगर रख दें तो हमारा क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस हमारी क्या है, सॉलिड हो गई। तो उसने अपनी स्टेट चेंज की, वाटर से किसमें गया, वाटर से लिक्विड से, वाटर किसमें, लिक्विड से किसमें गया, सॉलिड में गया, लिक्विड से सॉलिड में। अब देखो अब वही सॉलिड है, उसको तुम ठंडे पानी की बर्फ जो जमती, बर्फ जम गई है ठंडी, उसको तुम रूम टेम्परेचर पे रखो, अगेन वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। क्यों, क्योंकि वो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड हुई थी, अब उस टेम्परेचर से हमने हटा दिया, अब वो किसमें आ गई, रूम टेम्परेचर पे आ गई। रूम टेम्परेचर पे आ गई मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया तो इनिशियल स्टेज में जो थी उससे चेंज हो गई। पहले इनिशियल स्टेज में कैसी थी, लिक्विड में थी, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। फिर अभी हमने लिया है सॉलिड से, तो अभी इनिशियल स्टेज में कौन से में, सॉलिड में है वो। अब सॉलिड से अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में, ठीक है। तो हमारा कोई भी ऐसा चेंजेस जो इनिशियल स्टेज से सब्सटेंस को चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इन्हीं चीजों को हम केमिकल, चेंज इन कलर। अब क्या होता है कि हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर कलर भी चेंज होता हुआ दिखता है हमें। किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कुछ और ऐड किया, उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाया या उसको हीट किया, तो उससे क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर चेंज आते हैं, क्या, कलर का चेंज आ गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कोई भी कई बार ऐसी कोई रिएक्शंस होती है, या लाइक तुम देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। किसी ने देखा हो अगर कि लोग पहले के टाइम में ना वाइट वॉश करते थे। वाइट वॉश किससे करते थे, चूना होता है ना, चूने से वाइट वॉश करते थे। और चूने की एक पहचान होती थी, वो लोग क्या करते थे, चूने को रात में पानी के साथ डुबो के छोड़ देते थे, पानी के साथ भिगो के छोड़ देते थे उसको। आप किसी भी चीज़ को पानी में मिलाओ, लाइक इनो है, इनो को आपने पानी में घोला, मिलाया, मिलाने के बाद यूज़ कर लिया। यूज़ करने का मतलब, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, पीने का मतलब है, तो आपने पी लिया। अब हमारा चूना है, चूने को पानी में भिगोया, चूने का पर्पस क्या है, वाइट वॉश का है, तो आप भिगोने के बाद तुरंत उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो उबलता है। उबलने का मतलब उसके अंदर से गैसेज निकलती हैं, बहुत हार्ड गैसेज होती हैं, वो बहुत गर्म होता है चूना। इसीलिए रात में उसको पानी में मिला के रात भर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, इतना गर्म होता है चूना, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे चूना जो गर्म आग की तरह उबल रहा है, गर्म हो रहा है, उसके अंदर से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। वो भी हमारा किसमें आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहले हमारा चूना था, सॉलिड स्टेट में था, बाद में हमने उसको पानी में मिक्स करके क्या कर दिया, लिक्विड स्टेट में कर दिया। उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है। इनिशियल स्टेट में जो था उसमें अब दूसरी स्टेट में आ रहा है, तो केमिकल रिएक्शंस भी हो रही है। और केमिकल रिएक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, गैस भी निकल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, राइट। चेंज इन टेम्परेचर भी बदल रहा है उसका।
ठीक है, पहले किसी और टेम्परेचर में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था, अब जब हमने किसी और कोई और दूसरी क्वांटिटी में उसको लिया है या सब्सटेंस जब चेंज हो गया है, अब क्या हो रहा है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज आ रहे हैं। टेम्परेचर चेंज आना भी हमारा किसका पार्ट है? केमिकल रिएक्शंस का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, राइट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना, कई हमारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, उसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना भी हमारा किसका पार्ट है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो क्या क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सब केमिकल रिएक्शंस के, राइट। अब देखो, जैसे केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। तो अब मैं ये एक बार क्लियर कर दूं कि चेंज इन स्टेट जो है आपका, चेंज इन स्टेट कैसे वो होता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेट होती है, मैटर की 3 स्टेट होती है, 9th में पढ़ा है। मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेट ले ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे कैसे चेंजेस होता है, इसको देखो, इसको थोड़ा लिखने दें, गैस। हाँ देखो, जब हमारा सॉलिड है, सॉलिड केमिकल रिएक्शंस की वजह से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। लाइक हमारा सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। वो मेल्ट हो गया, मेल्टिंग बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, जैसे हमने फ्रिज में पानी को जमाया तो हमारा पानी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड सॉलिड में, मतलब आइस जम रही है, बर्फ जम रही है, तो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीज हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। सेकेंड हमारा क्या है? सॉलिड हमारा लिक्विड, फिर हमारा लिक्विड क्या? लिक्विड अगर हमारा गैस में कन्वर्ट होता है, अगर हमारा कोई लिक्विड है, लिक्विड हमारा किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है, ठीक है। लिक्विड अगर हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म करा, गर्म करके क्या बनना है? गैस बनना है। पानी गर्म होकर क्या बनना है? गैस बनना है, ठीक है। भाप बन रहा है, भाप, पानी को गर्म करते हो भाप बनता है, भाप क्या है? गैस है। तो अगर हमारा लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और जब हम भाप, हमारी जो भाप निकल रही होती है, स्टीम निकल रही होती है, उसको जब हम कंडेंस करते हैं, उसको जब हम ठंडा करके किसी एक ट्यूब के थ्रू उसको, लाइक भाप निकल रही है, उसको आपने स्टोर करा और ट्यूब के थ्रू उसको एक लंबे पाथ से गुजार दिया। लंबे पाथ से गुजारने के बाद नीचे बीकर में या किसी भी टेस्ट ट्यूब में उसकी ड्रॉपलेट्स, यानी उसकी जो वाटर में चेंज हो रहा है, उसको स्टोर करा, तो क्या होता है? गैस ऐसे, लाइक अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है, इसमें अगर गैस निकल रही है, ठीक है, ये गैस को हमने बड़े से एक ट्यूब से क्रॉस करवाया। ट्यूब से क्रॉस होने के बाद क्या होती है? यहाँ से आते आते वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई भी बाउल रखते हैं, तो बाउल में वो क्या होने लगती है? जमा होने लगती है, और एक एक बूंद से वो क्या बनता है? लिक्विड बन जाता है पूरा। अगर हमारी जो प्रोसेस है, लाइक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस से हमारा लिक्विड में जब आती है, गैस से लिक्विड में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड से हमारी, सॉरी, गैस से हमारी जब लिक्विड में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब देखो, हमारी गैस है, अब गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगी, तो सॉलिड में कन्वर्ट होगी कैसे होगी? गैस हमारी, जो सर सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है, क्या मतलब वो है, समझ नहीं आया आज तक। देखो एक बात बताओ, आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी लेयर पे ऑक्सीजन डिपोजिशन हो गया, ठीक है, या ऑक्साइड से रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब जैसे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन पे क्या होता है? ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट कर जाती है, उसकी वजह से क्या होती है? रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कहाँ है? एटमॉस्फेयर पे। तुम्हें दिख रही है? नहीं दिख रही ना? फील कर सकते ना? इनहेल कर रहे हैं भाई, ऑक्सीजन है, नहीं होती तो निपट गए होते ना भाई। अरे बिना ऑक्सीजन के कोई चल जाएगा क्या? अरे हमारा कनिष्क है, ठीक है, हमारा कनिष्क भी बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, 2 दिन से तो पीछे पड़ा है, सर बर्थडे निकल गया, बर्गर दे दो। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, बॉडी के अंदर आते हैं। जब तुम्हें भूख लगेगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर, क्या मांगोगे? बर्गर मांगोगे। मुझसे मत मांगना, मेरा बर्थडे निकल गया, ठीक है। तो हाँ, तो अपना कनिष्क भी जो है ना, किस पे चलता है? ऑक्सीजन पे चलता है भाई ह्यूमन है, कोई गाड़ी थोड़ी हमारी जो हम डीजल डलवा देंगे चलता रहेगा हमारा कनिष्क। ह्यूमन है तो ऑक्सीजन पे चलता है, तो हमें फील होता है कि हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब भी मैं सेशन ले पा रहा हूँ, तभी तुम अपने घर पे बैठ के देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है
और वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन सॉलिड में आ कैसे रहा है। तो जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उस पर एक लेयर देखते हो जो जम गई है लाल लाल से, उसको हम क्या बोलते हैं, जंग लग गई है। वो क्या है, डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में जो हमें दिख नहीं रही है वो रिएक्ट कर करके एक लेयर में जम गई, एक लेयर में क्या हो गई, जम गई, एक लेयर में जम गई। वो लेयर कैसी हो गई, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लोहे पे, आयरन पे, मतलब मेटल पे जब डिपॉजिट होती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, डिपॉजिट होकर सॉलिड में होती है, वो हमें दिखती है। तो क्या हो रहा है, वहां पे डिपोजिशन हो रहा है। ऐसे हमारी गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड हमारा डायरेक्ट किसी गैस में कन्वर्ट हो गया, कोई भी सॉलिड हमारा डायरेक्ट किसी गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हमारे यहाँ पे देखो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, फ्रीजिंग, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, इवेपोरेशन, गैस लिक्विड में आई, गैस लिक्विड में कंडेंसेशन, फिर हमारी गैस सॉलिड में चली गई तो डिपोजिशन, और गैस अब सॉलिड हमारी गैस में चला गया तो सॉलिड हमारे गैस में चला गया तो क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, ये हमारा चेंज इन स्टेट। इस टाइप से हमारा स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट हमारा क्या, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें से भी गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशंस का फॉर्म होना, झाग बनना। फिर हमारा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, वही आइस है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब सबसे मेन क्या आता है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, उन फॉर्मूलाज में मल्टीप्लाई भी करना होता है, उसको वैलेंसी से उसके क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक वैलेंसी चार्ट बनाया है जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। क्या कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइड है, बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनेट है, सिल्वर है, सोडियम है, हाइड्रोजन और पोटेशियम है। इन सबकी जो वैलेंसी है, इन सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इन पे जो चार्ज होगा, इन पे जो चार्ज होगा कैसा होगा, -1 -1 -1। इन सब पे जितना भी चार्ज होगा कितना होगा, -1। इसका मतलब ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपना कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली इधर है, जैसे कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक, बेरियम, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट, जिंकेट, ये सब क्या, इन सब की वैलेंसी कितनी है, इन सब की वैलेंसी है 2। इन सब की वैलेंसी कितनी है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। यहाँ पे क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। इन सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है, इसकी भी 1 है और इधर वाले की 2 है। इधर ये +1 हो सकती है या -1 हो सकती है, इधर ये +2 और -2 हो सकती है, बट सबकी क्या है, -1 -1 -1 +2 +2 +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर एंड आयरन, कुछ स्पेशल केस होते हैं हमारे पास, कॉपर एंड बोथ ऑफ देम हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज। कॉपर और आयरन की जो वैलेंसीज होती है वो वेरिएबल होती है, +2 +3 ऐसे वेरी करती रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो कोई होता है ना भाई, एक जैसे अब ये अपना कनिष्क है, ये किसी एक के पीछे है, ठीक है, अरे मतलब मेरे ही पीछे है, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं समझना है। तुमको कल को इसकी वीडियो जो है ना, इसके पापा को दिखा के और बोलो कि देखो सर बता रहे थे कनिष्क किसी के पीछे, बेचारे पे लट्ठ पड़ ले, गलत बात है ना, बढ़िया बच्चा है। तो देखो अब जैसे कनिष्क है अपना, कनिष्क जैसे मेरे पीछे है, ठीक है, अब इसको जो है ना मेरे से नंबर बढ़वाने हैं तो ये मेरे पीछे, कल को इसको मैथ्स के नंबर बढ़वाने हैं तो मैथ्स के पीछे, फिर फिजिक्स के बढ़वाने हैं तो सदफ मैम के पीछे। तो अब इसकी वैलेंसी इसकी क्या है, वेरिएबल है, कभी मेरे पीछे, कभी मैम के पीछे, कभी किसी और के पीछे, काम के हिसाब से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सिमिलरली हमारे जो कॉपर और आयरन है, ये अपने काम के हिसाब से भागते हैं, जिनसे इनका काम बन रहा है उनके पास गए, जिनसे नहीं बन रहा उनके पास नहीं गए। तो जिनके पास काम बनता हुआ दिख रहा है उन सभी के पास चले गए। ठीक है, कनिष्क हो, ये दो हमारे क्या है, कनिष्क है, कॉपर और आयरन क्या है, कनिष्क है। जैसे ये अपना मैथ्स वाले सर के पीछे, मेरे पीछे, मैम के पीछे, सबके पीछे भागते ही रहता है कि इसमें नंबर बढ़ा दो, इसमें ये करवा दो, ये बता दो। ठीक है, तो हमारे कनिष्क है। और ये जो हमारे फिक्स्ड है, ये वो बच्चे हैं जो हमसे डरते हैं, जो हमारे पास ही नहीं आते या किसी और टीचर के पास भी नहीं जाते, जिनका है कि भगवान भरोसे, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, है वो वाला हिसाब है इनका। ठीक है, और हमारी क्या है, जैसे कॉपर की 1 और 2 भी हो सकती है, आयरन की 2 3 भी हो सकती है, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी ये फिक्स्ड होती है। उसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और NH4
इसकी भी वेरी करती है, इसकी 1 और पीवी की हमारी कितनी होती है 1 और 2। ऐसे करके हमारा वैलेंसी चार्ट में हम मेजरली जो वैलेंसी जिन एलिमेंट की यूज करते हैं, जिन एलिमेंट्स को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनकी वैलेंसीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो इसमें डाउट ना हो इसीलिए एक बार इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार जो है ना ढंग से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका ठीक सही से, ठीक है। अब हमारा क्या है केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन होती क्या, बच्चों को बहुत डाउट रहता है केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस में, दोनों कोई भी चीज अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। जो लिख रहे हो वो समझा रहे हो, जो समझा रहे हो वो लिख रहे हो, कुछ भी है उसी को एक ही बात बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो यहाँ लिखा है अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी रिएक्शन आपने परफॉर्म की है उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन वर्ड की फॉर्म में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे लेट सपोज कि वी आर यूजिंग जिंक एंड मैग्नीशियम, और उसको यूज करके हमने क्या किया कोई भी रिएक्शन किया, सो वी विल गेट दैट प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसको हमने जब वर्ड्स में लिखा ना तो उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जैसे एरो हमारा क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन शो करता है। जैसे अब यहाँ पे देखो हमने मैग्नीशियम यूज किया प्लस ऑक्सीजन यूज किया, हमने यहाँ पे देखो लिखा है मैग्नीशियम, यहाँ पूरा लिखा है ऑक्सीजन, और ये हमारा एरो क्या है, एरो क्या करता है डायरेक्शन इंडिकेट करता है। फिर हमें क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट देखो लिखा भी है, ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों हमारे क्या रिएक्टेंट्स है। यहाँ जो बन रहे हैं वो हमारा क्या बन रहा है प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको जब भी मिलेगा तो रिएक्टेंट मिलेगा, और राइट हैंड साइड में हमेशा जो मिलेगा आपको प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 प्रोडक्ट होंगे या 2 रिएक्टेंट होंगे तभी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या 1 रिएक्टेंट होगा तभी 1 प्रोडक्ट बने, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 1 रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। सिंपल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब देखो अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज। शॉर्ट हैंड फॉर्म, अब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या शॉर्ट हैंड फॉर्म है केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंजेस कैसे, लाइक अब जैसे हम क्या करते हैं Mg है, ठीक है, और प्लस O2 है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया MgO बना हमारा, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। उसने क्या दे रखा है इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज सेम देन इट इज बैलेंस्ड। अब देखो उसने क्या बोला कि जैसे आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम आपने यूज किए राइट हैंड साइड में भी हमें उतने नंबर ऑफ एटम अगर मिल रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड में इस साइड में जितने में इधर 8 नंबर ऑफ एटम है, सिमिलरली या सेम उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर हमें इस साइड मिल रहे हैं, इस साइड प्रोडक्ट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। मतलब वो बैलेंस है, कोई हेरा फेरी इधर उधर इतनी नहीं हुई है, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं अगर ऐसा नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे समझो बात को, Mg के एटम इधर कितना यूज हुआ 1, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर कितने एटम यूज हुए 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट साइड हो गया, हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमने रिएक्टेंट साइड में देख लिया, रिएक्टेंट में हमारे Mg का कितना एटम है 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। अब ये हमारा रिएक्शन करके क्या हुआ प्रोडक्ट बनाया, इसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हमारे क्या आ गया प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या प्रोडक्ट साइड। अब हमें क्या देखना है जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम यूज हुए उतने में प्रोडक्ट में मिले, जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट में थे उतने में प्रोडक्ट में मिले। अगर यस तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर नहीं मिले तो अनबैलेंस्ड है। तो देखते हैं Mg हमारा कितना है, Mg 1 है, Mg कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हमें ऑक्सीजन भी कितना मिला है 1। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने थे 2, Mg कितना था 1, तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे 3, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, 1 Mg का 1 ऑक्सीजन का, इधर 2 ऑक्सीजन के थे 1 Mg का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये रिएक्शन हमारी बैलेंस
नहीं है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्शन साइड रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम हमें किसमें चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए। डरना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अभी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसको करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स इज सेम देन इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर दोनों साइड में बराबर है तो उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। एल्स इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, नहीं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। अनबैलेंस्ड हो जाएगी और उसी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस हमारी क्या होती है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जो अनबैलेंस्ड है, राइट। भाई देखो, एक साइड में कोई वेट रखो तुम, दूसरी साइड में उससे कम या ज्यादा रखो, तो एक साइड आपकी कम ज्यादा होगी, अनबैलेंस्ड होगी। जब अनबैलेंस्ड होगी तो वही चीज इधर है। जब तुम एटम इस साइड में जितने रख रहे हो उस साइड इधर रखोगे उतने ही, तब बराबर होगी ना। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करोगे तो वो अनबैलेंस्ड होगा। तो और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। सो अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये हमारा जो है किसके एग्जांपल है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, और हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखो, स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को लिखने में हमारे कौन कौन से स्टेप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, किन किन चीजों के हेल्प से हम अपनी परफेक्ट केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय, अब जैसे यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट ले दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया एक प्रोडक्ट, कोई हमारा प्रोडक्ट बना, ये दो रिएक्टेंट है, इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाया। तो हमारे रिएक्टेंट है किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट कौन कर रहा है, एक एरो सेपरेट कर रहा है, जो कि ये एरो है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कोई एक एरो सेपरेट कर रहा है, वो एरो कौन है, ये एरो है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, टू और मोर रिएक्टेंट्स, जैसे अब यहाँ पे देखो दो है, दो रिएक्टेंट्स हमने लिए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो क्या होता है, या प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट जैसे यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट हो गए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेटेड बाई प्लस साइन की हेल्प से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्टेंट देखना है, फिर प्रोडक्ट देखना है। रिएक्टेंट अगर हमारा एक है तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा है तो हमें उसके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। रिएक्टेंट हो गया, उसके बाद हमें क्या करते हैं, अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरो लगाना पड़ता है। एरोस को क्या करता है, सेपरेट करता है, जुदा हुए, हाँ सेपरेट करते हैं, ठीक है। किसको सेपरेट करते हैं, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, दो लोग मिले, मतलब दो कंपाउंड मिले, एक प्रोडक्ट बना, दो कंपाउंड मिले, एक प्रोडक्ट बना। धंधा नहीं सोचना है, ठीक। केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, बायो की नहीं है, तो तुम दो क्या हुआ, दो प्रोडक्ट बने हमारे, दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब दो रिएक्टेंट्स को हम किससे, प्लस से सेपरेट किया। अब प्रोडक्ट अगर हमारे दो या दो से ज्यादा होते तो उसको भी हम प्लस से सेपरेट करते, ठीक है। अब हमारा क्या है, कंडीशन मेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जैसे हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है, कई बार केमिकल रिएक्शंस को हम हीट करा के भी कराते हैं। हीट करा के मतलब आग के उस पर गर्म करते हैं उसको, तो हमारा जो एरो होता है ना, उस पर हम मेंशन कर देते हैं कि हमने इस रिएक्शन को किससे किया है, हीट से किया है, हीट से किया है, ठीक है। या यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन किया है, जो भी करते हैं मेजरली मेंशन कर देते हैं। तो इस एरो पे वो चीज अगर मेंशन करनी है तो इस एरो पे मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम रिएक्टेंट के ऊपर ऐसे लिख दो कि हमने इसको हीट किया है, या प्रोडक्ट के ऊपर लिख दो कि हमें जो मिला है ना ये हीट करने से मिला है। ये गलत वे है, गलत वे। सही वे क्या है, सही वे क्या है कि एरो के ऊपर आप मेंशन करो, एरो के ऊपर प्रॉपर मेंशन करो कि क्या आपने किया है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। फिजिकल, हमारी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट मतलब कैसे, फिजिकल स्टेट इन द सेंस कि जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमें किसमें मिला था, सॉलिड में मिला था। ये वाला रिएक्टेंट भी हमने किसमें, सॉलिड में यूज किया है। रिएक्टेंट सॉलिड में यूज किया। अब हमारा ये क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट। मे बी हमें प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में मिला हो, लिक्विड की फॉर्म में मिला हो। देखो मैं तुम्हें कुछ नॉमेनक्लेचर्स बता दे रहा हूँ बैलेंसिंग से पहले। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ये ना देखो, जब भी हम अपने प्रोडक्ट के नीचे एस लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट हमारी कैसी है, सॉलिड है।
L लिखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है। G लिखेंगे तो क्या है, गैस है। ठीक है, अगर हम AQ लिखते हैं तो एक्वस, एक्वस में क्या होता है, एक्वस हमारे क्या होते हैं, वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, या सॉल्युबल इन वाटर लिख लो ऐसे। और एक हमारा होता है PPT, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमारा जो PPT होता है, ये क्या होता है हमारे इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, ये पानी में नहीं घुलते हैं। अगर हमारा S लिखा होगा हमारे किसी भी एलिमेंट के नीचे, तो उसकी फिजिकल स्टेट मतलब जिस स्टेट में हमने उसको यूज किया है रिएक्शन के लिए, वो स्टेट क्या है, सॉलिड है। L लिखा है तो लिक्विड है, G लिखा है तो गैस है, AQ लिखा है अगर तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। और अगर हमारा PPT है मतलब प्रेसिपिटेशन है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी में वो क्या नहीं हो सकता, पानी में क्या नहीं हो सकता, वो जल्दी बताओ, सॉल्युबल नहीं हो सकता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, AQ एंड PPT। मेजरली हम यही टर्म को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट की क्या बताने के लिए, फिजिकल स्टेट। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में वो क्या करता है, हमें कोई भी इक्वेशन दे देता है, फिर पूछ लेता है कि ये बैलेंस है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन दे देगा फिर बोलेगा कि आप इसको बैलेंस करके दिखाओ। ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम आज क्लियर कर लेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका कि हम कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर बैलेंस करना ही क्यों है, इतनी झंझट पालनी ही क्यों है, जब पता है कि इससे दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, टाइम खाएगा ये, तो हमें पालनी ही क्यों है इतनी झंझट, हम क्यों ही बैलेंस करें इक्वेशंस को, छोड़ देते हैं ऐसे ही, चलने देते हैं ऐसे ही। बैलेंस करना क्यों करना है, अब वो हमारा किस पे, हमारा एक लॉ है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी को अपना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही हमारा मास है, मास को अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। उसको तुम ऐसा ले जाते में, जैसे मैं हूं, अब जैसे मान कनिष्क है, ठीक है, और कनिष्क को हम स्कूल टूर पे ले गए। ठीक है, और कनिष्क के मम्मी पापा कनिष्क को स्कूल छोड़ के गए बिल्कुल एकदम साबुत, मतलब दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, नाक थी, आंख थी, कान थे, सब थे। अब कनिष्क को हम यहाँ से लेके गए, कहाँ लेके गए, टूर पे लेके पहुंचे। वहां जाके देख रहे हैं कि कनिष्क का एक पैर रह गया और एक हाथ कान वान गिर गया। क्यों भाई, अरे जब कनिष्क यहाँ से गया वहां तक जाएगा तो पूरे का पूरा जाएगा ना। ऐसे ही हमारा कोई भी मास है जिसको तुम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करोगे, शिफ्ट करोगे, तो भाई वो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा ना, कि तुम ले जाते में वो झड़बड़ जाएगा, उठाते में तुम कंधे पे लेके जा रहे हो तो उसका हाथ निकल के गिर गया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर ना मास हमारा बन सकता है ना खत्म हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। देखो अब उसने क्या बोला है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट की साइड है, जो टोटल मास रिएक्टेंट की साइड है, वही उतना ही मास जो है ना प्रोडक्ट की साइड में आपको मिलेगा। जितना मास आपका रिएक्टेंट की साइड में है उतना ही मास आपका क्या होगा, प्रोडक्ट की साइड में मिलेगा। ठीक है, उतना ही मास आपको किसमें मिलेगा, जैसे लेट सपोज कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए या मिलेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमारा मास यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा A प्लस बी है, A प्लस बी, ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, दोनों को सेपरेट किससे किया, प्लस है। A प्लस बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा यहाँ क्या हुआ, एरो के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, AB जब हो गया तो हमारा क्या, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। जो इस साइड उसका मास है, जो इस साइड उसका मास है, दोनों का 2 या 3 4 जितने भी रिएक्टेंट है उन सबका कंबाइंड मास
इज इक्वल्स टू हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट भी हमारा एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उनका कंबाइन मास दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को नाम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, as the number of atom of element in the same on the both side of the arrow, hence it is valence। वही चीज देखो, मैंने ये बोला कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम आपके यूज हुए उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर आपके प्रोडक्ट साइड में होंगे, मतलब एरो से पहले जितने नंबर ऑफ एटम आपने यूज किए हैं उतने ही एरो के बाद यूज करेंगे, तो उसको हम बैलेंस बोलेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं सर, ठीक है। समझ आया, समझ आया। देखो भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जब बराबर होंगे तो इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस होगी। कम ज्यादा होंगे, या ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, तो क्या होगी, वो अनबैलेंस्ड होगी। आप जब अनबैलेंस्ड होगी, देखो अनबैलेंस्ड होगी तो क्या होगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे उसको, जो अनबैलेंस्ड होगी। लाइक मैं हूं, मेरे साथ में मेरा एक और कोई दोस्त खड़ा है, दोनों का वेट बराबर है, तो अभी हम बैलेंस है, ठीक है। अभी हमारी बॉडी से उसने क्या करा, गोश्त निकाल दिया, मांस निकाल दिया, सब सारा मांस निकाल दिया, तो अब हमारी क्या बची, हड्डी बची। तो अब हम दोनों क्या हो गए, हम दोनों क्या हो गए, अनबैलेंस्ड हो गए। अनबैलेंस्ड हो गए, अनबैलेंस्ड क्यों हुए, और जो रिएक्शन जिस रिएक्शंस में जो हमारी रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। कैसे, अरे भाई मेरा मांस निकाल लिया, मेरा मांस निकाल लिया, तो मुझ में क्या बचा, हड्डी बची। क्या बचा भाई, हड्डी बची, ढांचा बचा, ढांचा क्या बची, हड्डी बची। जब हड्डी बची तो मेरा क्या रह गया, स्केलेटन रह गया, स्केलेटन रह गया। स्केलेटन किसका एग्जांपल है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस का, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। अब मत कंफ्यूज होना कि बैलेंस को स्केलेटन बोलते हैं या अनबैलेंस को स्केलेटन बोलते हैं। जिसमें से तुम्हारा कुछ चला जाए, तो मेरा माइक कहीं ना चला जाए, मतलब कुछ चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे हमारा देखो यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ZnHO4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, एक, तो यहाँ पे जिंक के कितना हुआ, एक, प्रोडक्ट में कितना हो रहा है, एक, प्रोडक्ट में भी हमने एक। सल्फ्यूरिक एसिड H2 हमारे कितना, हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, सल्फेट के कितने, एक, और ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन हमारे कितने थे, 2 थे, हाँ, तो यहाँ भी 2 मिल गया, ठीक है। तो सही है, देखो ये बैलेंस, ये रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस है। ये रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है, ये हमारी क्या, बैलेंस रिएक्शन। ये कंफ्यूज मत होना, ये मैं रिएक्शन को RxN ऐसे लिखता हूँ, RxN ऐसे लिखता हूँ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर क्या नहीं, बहुत क्या नया बवाल लिख दिया सर सामने, सर हमको तो दिखाई ही नहीं देता है। हमारी एक मतलब लाइक ऐसे हमारी दीदी हैं, अब हमें उनका सबसे बढ़िया लगता है तो उनको बोलो दीदी चाय दो, तो अरे सर चाय तो है ये ना है सर, ख़त्म हो गया है। तो ऐसा मजाक नहीं बना रहा हूँ, मतलब अच्छा लगता है कि उनका वो ऐसे जिस तरह से बताती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है, अरे नहीं भी आ रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा। CBSE बोर्ड एग्जाम क्लास 10 2026 में फोड़ना है ना। अभी कल ही रिजल्ट आया है बेटा, ढंग से पढ़ाई कर लो, कल ही रिजल्ट आया है, अभी ढंग से पढ़ाई कर लो। जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। तो हमारा अब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो हमारा बॉक्स है, जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उन पे बॉक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। ईच फार्मूला उनका जो भी फार्मूला है उस पे बॉक्स ड्रॉ कर लो। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे देखो ये Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबकी लिस्ट बना लो, अलग अलग लिस्ट बना लो, ठीक है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, उस पे बॉक्स बना लो, स्टेप 2 में लिस्ट बना लो, ठीक है। स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 3 स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि लाइक यह हमारी H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1 है। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, Fe3O4। अब यहाँ देखो तो यहाँ तुम्हें ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं, 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ भी 4 हो गई और ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे भी 4 हो गई। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर ली। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन
पुट कोफिशिएंट फॉर S4 H2O एंड नॉट H2O4। हाँ, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग मेथड है। आपको अगर ऑक्सीजन के 4 एटम चाहिए तो आपको पूरे H2O में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे H2O में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉपर 4 एटम आपको मिलेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग मेथड होता है हमारा। अगर आपने ऐसे H2O4 लिख दिया, 4 एटम चाहिए ऑक्सीजन के, मिल तो गए सब, नहीं बेटा ये गलत होता है। H2O है, उसके पूरे को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको 4 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था इनिशियल हमारा H2O है, मिलके हमें कितना ऑक्सीजन मिले 4, तो हमने क्या करा बैलेंस करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करा और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ऑक्सीजन H2O में कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। जैसे अब हमने क्या करा, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, ऑक्सीजन अब हमारी बैलेंस होगी, अब हम हाइड्रोजन देखते हैं। अब अगला हमारा देखते हैं कौन सा है, अब क्या है, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन ये, ठीक है। इधर हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए, ठीक है। बट हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस करा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा हाइड्रोजन में, 4 से मल्टीप्लाई करा हाइड्रोजन में, तो हमें कितने हो गए, हमारे हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, 4 और 2 8। अब हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो रिएक्टेड प्रोडक्ट साइड में हमें हाइड्रोजन मिली होगी, उसमें भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो हमारी 4s2 यहाँ पे, 4s2 यहाँ पे, मतलब हमारे 4 2 8, 8 एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितने एटम मिल गए, हमें 8 मिल गए। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितनी थी, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 थी, बट हमें यहाँ पे 4 मिली थी, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करा, 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करा, तो कितनी होगी 4। उस 4 का जो इंपैक्ट पड़ा वो हमारे H2 से भी मल्टीप्लाई हो, तो हमारे H2 कितने हो गए 8, फिर यहाँ पे H2 हमारे कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितनी होगी 4। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वही इसमें बताया गया। ये बैलेंस हो गया। अब लेट अस बैलेंस आयरन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, 1 है। अभी आयरन कितना दे रखा है, आयरन 1 है ना, आयरन कितना दे रखा है, 1 है। यहाँ पे कितना मिला है, रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में हमें आयरन मिला कितना है, 3। रिएक्टेंट साइड में कितना आयरन है, 1 एटम है आयरन का। प्रोडक्ट में हमें कितना मिल रहा है, 3। आयरन यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो आयरन हमारा किसी और के साथ अटैच नहीं है, अकेला है, तो हमने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई आयरन से कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई आयरन से करा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितने मिल रहे थे, प्रोडक्ट में हमें कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, तो हमने रिएक्टेंट साइड भी क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। आप देखो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड इसको क्यों कहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप पहले इधर बैलेंस कर रहे हो, फिर उसके बाद इधर बैलेंस कर रहे हो, ये बैलेंस हो गया, फिर कुछ और बैलेंस कर रहे हो, फिर उसके बाद वापस से जा रहे हो, तो आप 2 3 5 स्टेप में इसको क्या करते हो, बैलेंस कर पाते हो। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसीलिए हिट करके देख रहे हैं, ट्रायल करके देख रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। फिर हमारा क्या है, अब हमारा क्या है, देखो द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। देखो जो हमारे केमिकल फार्मूला लिखा है, जो हमारा केमिकल फार्मूला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है, जो रिएक्टेंट थे, उन सारे केमिकल फार्मूला के साथ साथ हमें क्या करना होता है, उनकी केमिकल स्टेट भी क्या बतानी होती है, मेंशन करनी होती है कि वो सॉलिड में थे। जैसे यहाँ पे हमारा Fe है, आयरन हमारा किसमें होता है, सॉलिड में होगा, लोहा हमेशा हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। H2 हमारा क्या है, H2 यहाँ पे किस फॉर्म में उसने दिया है, गैस फॉर्म में दिया है। फिर हमारे यहाँ पे Fe3O4 मिला, Fe3O4 मिला, किस फॉर्म में मिला, सॉलिड में मिला। और उसके बाद हमारे पास H2 जो गैस थी किसमें निकल गई, गैस में निकल गई, तो हमने उसको G से मेंशन कर दिया, ठीक है। लाइक द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे गैसियस को किससे, G से, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से, सॉलिड को S से, जो कि मैंने अभी पहले बताया था कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। अब देखो हमारा स्टेप 8 क्या है, सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अभी मैंने जैसे बताया था कि देखो क्या होता है, कई बार हमें जो हमारा जो केमिकल रिएक्शंस हुई है उनकी क्या कंडीशन रही हुई है उसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है।
उसको मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर जो कंडीशन रही है उसको मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सम टाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, या तो हाई टेम्परेचर में हुई है, हाई प्रेशर में हुई है, कैटलिस्ट को हमने यूज किया है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे हमारी कैटलिस्ट सीरीज चल रही है, वैसे हमारा क्या कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और या बिलो द एरो इन द इक्वेशन। हमारा जो एरो होता है, ये एरो, इस एरो के ऊपर आप दिखा सकते हो लाइक, या इसके नीचे दिखा दो, कहीं भी आप लिख सकते हो। प्रीफर हम पहले ऊपर करते हैं, पहले हम ऊपर प्रीफर करते हैं। अब लेट्स सपोज ये हाई प्रेशर में हुई है तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, प्रेशर में, और प्रेशर के साथ साथ हीट में भी हुई है तो हमने यहाँ पे हीट मेंशन कर दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे हीट हम ऊपर लिख सकते हैं, प्रेशर हम नीचे लिख सकते हैं, उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया वो भी गैस है, ठीक है, उसको हमने क्या करा, अब जैसे यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो क्या हो रहा है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। या उसने क्या लिखा, ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन ने टेक प्लेस किया, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब लाइक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट की तो उसने ये एक बेंजीन रिंग बनाई, किसकी हेल्प से बनाई, क्लोरोफिल की और सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो हमने उसको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया एरो के ऊपर, यहाँ पे हमने एरो के ऊपर उसको मेंशन कर दिया कि ये ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशंस। हमने इस सेशंस में अपने कैसे हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट केमिकल चेंजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हम किस चीज को मेंशन कर सकते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में अपने कवर किया है, ठीक है, क्लियर किया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है, आप हमारे कमेंट सेक्शंस में उसको मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर नई वीडियोस बनाएंगे और आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे, राइट। सो हमारी आज हमने ये अपनी कैटलिस्ट सीरीज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट की है, जो कि हमारी बेसिकली हमने जो पर्पसली भी कह लो कि डिजाइन किया वो क्लास 10th के बच्चों के लिए किए, जिनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो उनके कहने पे हमने ये वीडियो जो है ना, अपनी ये सीरीज है डिजाइन की है। इसमें अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अब इसी सीरीज को हम अपनी क्लास 10th की कंटिन्यू करेंगे लास्ट चैप्टर तक, और 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे 2 to 3 जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यूसली वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारी जब भी नई वीडियो आए तुम सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।